रिलेशनशिप्स किस तरह के आजकल हो गए हैं? रिश्ते बचे ही नहीं हैं कि अगर महिला के साथ कोई क्राइम होता है ना, वी आर लाइक ओके विद इट, ये तो होता ही है, क्योंकि हम उसको नॉर्मलाइज हम कर उसे चुके हैं। नॉर्मलाइज कर चुके हैं। क्यों किसी भी गंभीर से गंभीर क्राइम के लिए किसी तरह की सजा नहीं होती? बट ये कैसा मेंटल लेवल है जो आपको हिंसक बना रहा है? जो चीजें हम बहुत ज्यादा इजीली सर्व कर रहे हैं, बच्चे वो देख रहे हैं, बच्चे वो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस लेवल 0 हो गया है। एज अ फैमिली एक दूसरे के लिए अवेलेबल है ही नहीं। एज अ पेरेंट बच्चों के लिए अवेलेबल है नहीं है। वो जख्म जो बच्चों को 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में मिल रहे हैं, क्या वो उन जख्मों से उभर पाएंगे? जैसे दौर पे हम आ गए हैं ना, हम एज अ फैमिली भी इतनी आइसोलेट हो गए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट वेयर इज ह्यूमैनिटी? हम यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान में सबसे पहले इंसानियत जरूरी है। तो क्या रीजंस होते हैं इस तरह के क्राइम्स के पीछे? कर्म का यही सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल खबरें सिर्फ ब्रेकअप या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की नहीं आती। आजकल जो खबरें सामने आती हैं वो रोंगटे खड़ी कर देती हैं। पत्नी ने पति का खून कर दिया, कभी ड्रम में काट के दबा दिया, कभी खाई से गिरा दिया, कभी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। जिस तरीके से आज के वक्त में रिश्ते एक भयावह मोड़ ले चुके हैं, ये डराता है रिश्तों से कि क्या हकीकत, क्या सच्चाई है रिश्तों की। एक वक्त था जब रिश्ते, प्यार, इन सब का मतलब सेक्रीफाइस, त्याग हुआ करता था। हम अपना रिश्ता बचाने के लिए, मर मिटने के लिए उतारू हो जाते थे। लेकिन आज इनसिक्योरिटी, कंट्रोल, अग्रेशन, ये सब भावनाएं हमें सामने वाले को मारने पर उतारने के लिए मजबूर कर देती हैं। जैसे मर्डर आज कोई बहुत एक नॉर्मल क्राइम हो चुका हो। पढ़े लिखे लोग भी इस क्राइम को कर रहे हैं। आखिर क्यों रिश्तों ने इतना डरावना रूप ले लिया है? आज इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे हम रितिका बजाज से। वेलकम मैम। थैंक यू। वाकई में आजकल जो रिश्ते हैं, पहले रिश्तों की परिभाषा कुछ और हुआ करती थी, लेकिन आज जो रिश्तों की परिभाषा है वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये समाज किस दिशा में जा रहा है। अब रिसेंट केसेस का जिक्र कर ले, केतन अग्रवाल केस, सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी केस, या अभी रिसेंटली एक आगरा में भी केस आया था जहां वाइफ ने अपने हस्बैंड को बाथरूम में दफना दिया। मुस्कान मर्डर केस, जो मुस्कान ने अपने हस्बैंड का मर्डर किया, वो वाला केस। रिलेशनशिप्स किस तरह के आजकल हो गए हैं? आप इन केसेस को, इस तरह के रिश्तों को किस नज़रिए से देखती हैं? आपने मोनिका सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा सवाल उठाया है, क्योंकि इस पर बात करने की ज़रूरत भी है, इस पर अवेयर होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं यहाँ पर इससे पहले कि इस डिस्कशन में आगे जाऊँ, मुझे एक बात बताइए, जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए अभी तक और अभी जितनी चीज़ें न्यूज़ में हाईलाइटेड हैं इस वक्त में, चाहे वो राजा रघुवंशी केस हो, चाहे वो मुस्कान वाला जो नीले ड्रम वाला केस जो बहुत फेमस था, उसके बाद ये अभी केतन अग्रवाल केस, उसके अभी एक रिसेंटली आगरा में जो केस हुआ है कि पत्नी ने अपने पति को मारकर अपने ही वॉशरूम में उसको गाड़ दिया। ये सारे लोग, ये सारी मीडिया तब क्यों नहीं जागती थी जब ये सारे क्राइम्स फीमेल्स के साथ होते थे? एक तरीके से मैं इसको कहीं पर भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। एक तरीके से ये युग परिवर्तन मान सकते हैं, लेकिन हम इस पे आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन अब महाभारत से आकर देखिए, उस दौर में जाकर देखिए, तो महाभारत शुरू किससे हुई थी? द्रौपदी के चीरहरण से। उसके बाद से आप देखिए, छोटी सी बच्ची से लेकर बड़े से बड़े उम्र की महिलाओं तक के साथ क्या नहीं होता। रेप केसेस कितने ज़्यादा होते हैं। तब लोग क्यों नहीं जागते? तब मीडिया क्यों नहीं जागती है? अभी रिसेंटली ही जो श्री गंगानगर में जो केस हुआ, एक 13 साल की बच्ची को जिसको बेच दिया गया, उसके बाद उसके साथ में 30 से 40 लोगों ने गैंग रेप किया, उसके बारे में क्यों न्यूज़ नहीं बनती है? उसके लिए लोगों को क्यों नहीं जगाया जाता है? उसके लिए आदमियों के मन में खौफ क्यों नहीं जागता है? क्यों हमारी लॉ सिस्टम इतना मजबूत आज भी नहीं है फीमेल्स को लेकर कि कोई भी क्राइम करने से पहले 10,000 बार एक आदमी के मन में ये भय होना चाहिए कि अगर मैंने किसी भी महिला के साथ कुछ गलत कर दिया तो इसकी सज़ा बहुत बुरी होगी। ये सारे कानून
किसी भी और कंट्री में आप जाकर देखिए बहुत हाँ। स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों नहीं है? बट द थिंग इज कि ये सब गलत है जो महिलाओं के साथ हो रहा है। सब गलत बट है। इससे हम उन रिलेशनशिप्स को जहां पर ये हिंसक रूप ले रहे हैं, इन्हें तो जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। नहीं, मैंने इसलिए आपको पहले ही ये चीज बोली कि हम किसी को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात सिर्फ इतनी है कि अभी तक हमारे दिमाग में इतनी ज्यादा पेट्रियार्की भरी हुई है कि अगर महिला के साथ कोई क्राइम होता है ना, वी आर लाइक ओके विद इट, ये तो होता ही है, क्योंकि हम उसको नॉर्मलाइज कर हम उसे चुके हैं। नॉर्मलाइज कर चुके हैं। 2 बट ये दिन चीजें प्रदर्शन होते हैं और फिर तीसरे दिन सब नॉर्मल शांत हो जाता है। आप जब किसी की बेटी होती है, उसके बाद उसकी शादी का टाइम आता है, एक माँ बाप का कलेजा निकलकर बाहर आ जाता है अपनी बच्ची को देते हुए, और उसके बाद सोचिए कुछ टाइम के बाद ये न्यूज़ मिले कि बेटी को मार दिया गया, बेटी ने फांसी लगा ली, बेटी को जला दिया गया। क्या गुजरती होगी उस माँ बाप पे? क्या अभी तक लड़कियों के माँ बाप दहशत में नहीं रहे? मेरे अपने पेरेंट्स बहुत दहशत में थे जब निर्भया केस हुआ था। तब मेरी शादी दिल्ली में होनी थी और वो डरे हुए थे कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा क्राइम केसेस होते हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, कैसे कैसे हम तुम्हें भेज दें। सोचिए उन माँ बाप की पीड़ा। अब ये जो हो रहा है जिसे हम युग परिवर्तन कह रहे हैं, जिसमें आदमियों के साथ में जो विक्टिम बन रहे हैं, तो फिर हम इन चीज़ों को इतना हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी चीज़ों में हम बिल्कुल शांत, हम मान लेते हैं कि ये तो होता ही है, ये नॉर्मल है, ऐसा क्यों है? इस पे कभी कोई क्यों नहीं सवाल उठाता? बहरहाल ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी तरीके से हम किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपके सवाल पर आती हूँ। आज का जो दौर चल रहा है ना, सबसे पहले तो हम आपस में एज अ फैमिली एक दूसरे के लिए अवेलेबल है ही नहीं। हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को खुश करने के चक्कर में रहते हैं। हमारे ऊपर एज अ फैमिली के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर रहता है, बच्चों के ऊपर फैमिली का प्रेशर रहता है। अगर आप केतन अग्रवाल केस को देखें तो वो एक दोनों ही बहुत वेल्दी परिवार को बिलोंग करते हैं, है ना। अब उनको ये कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हुई अपने घर पर बोलना भी कितना मुश्किल हो रहा होगा। तो क्या इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं कि उनको अपने घर पर अपनी बात रखने के लिए वो बैंडविड्थ ही नहीं दी गई, या अगर दी गई तो बात सुनी नहीं गई और आनंद फानन में क्या ये डिसीजन ले लिया गया कि इससे पहले ये बात आगे बढ़े, हम शादी करा देते हैं। और जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा तब एक बच्चे ने ये डिसीजन ले लिया कि शादी तो मैं इससे ही करूंगी, क्योंकि आजकल के बच्चों में पेशेंस लेवल 0 हो गया है। या तो वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं और नहीं तो उसके रेपरकशंस हम देख रहे हैं। हाँ, पर इसके दुष्परिणाम व्यक्ति क्यों नहीं सोचता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, यानी कि मेल फीमेल कोई भी हो, वो इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं रिजल्ट सोचता है कि हमें जेल हो सकती है, हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है, और ये अवेलेबिलिटी नहीं है पेरेंट्स की। वी अग्री टू दैट। यहाँ पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा फेलियर है। बट ये कैसा मेंटल लेवल है जो आपको हिंसक बना रहा है? जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा इजीली सर्व कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू द सोसाइटी प्रेशर, थ्रू फैमिली प्रेशर, बच्चे वो देख रहे हैं, बच्चे वो ऑप्ट कर रहे हैं, अपना माइंड यूज़ करना बंद कर दिया है। अभी से छोटे छोटे बच्चों को आप किसी होटल में जाकर बैठिए, आपके आसपास अगर कोई बच्चे वाली फैमिली बैठी होगी, 5-6 साल का बच्चा फ़ोन में लगा हुआ दिखेगा आपको, उसका माइंडसेट और कहीं जाता नहीं है, उसे लगता है यही एक तरीका है जीवन जीने का जो हमें सोशल मीडिया पे दिख रहा है। देयर आर नो आउटडोर गेम्स, देयर आर नो आउटडोर एक्टिविटीज़। बच्चा जो सीख रहा है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेमिंग के थ्रू सीख रहा है, और आजकल के गेम्स भी कैसे कैसे बन रहे हैं, राइट। तो कितनी संकुचित सी तो सोच हो गई है, उसमें आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके साथ में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, रादर देन उसको डिस्कस करने के, आप क्या स्टेप लोगे? बीइंग अ चाइल्ड, अपने आप को उस लेवल पर जाकर देखो, उसने देखा ही वो है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक तरीके से सिस्टम का फेलियर ज़रूर मानूंगी। क्यों किसी भी गंभीर से गंभीर क्राइम के लिए किसी तरह की सज़ा नहीं होती? चाहे हम सोनम रघुवंशी की बात कर लें, जो राजा रघुवंशी केस था, जमानत पे बाहर है। अगर यही सिस्टम एक एग्जाम्पल सेट कर देती कि इस क्राइम के लिए ये सज़ा मिलेगी और तुरंत मिलेगी, कोई हियरिंग नहीं, क्राइम इज क्राइम, आपने गलती की है, यू किल्ड समवन, मतलब लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है आज की डेट में। ये चीज़ें क्या आपको और अलाउ कर देती हैं मेंटल लेवल पर कि आप इतना गंभीर अपराध करें? लाइक अभी आगरा का ही केस देख लीजिए, व्हाटएवर द रीज़न वाज, एक महिला का मेंटल लेवल
वो अपने पति को गाड़ देती है, वहां टाइल्स बिछ जाती हैं और वहीं पर वो 45 दिन तक नहाती है उसी बाथरूम में। दैट इज मेंटल इलनेस। ओ, और ये मेंटल इलनेस आज के समय पर आइसोलेशन के कारण हो रही है। अभी मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए घर से निकली थी। आई रिसीव्ड अ कॉल एंड द पर्सन हु वाज इन ऑन दैट साइड ऑफ द कॉल ही सेड, मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ह्यूमन कॉन्वर्सेशन में लोग बोल क्या रहे हैं। आई कुडंट आंसर क्योंकि मैं बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दैट इज द लेवल ऑफ आइसोलेशन वी आर फेसिंग हियर। ओ, लाइक सोसाइटी में क्या हो रहा है या कोई आपसे बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड We are दैट। not able to understand because we have no people to talk. हम अपनी लाइफ ही आजकल मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देख रहे हैं। देयर इज नो लाइफ, इंस्टाग्राम, देयर इज नो सोशल गैदरिंग्स, देयर आर नो फैमिली गैदरिंग्स एज वेल। पहले के समय में देखिए कोई दिन त्योहार पर हर बच्चा कहीं भी रहे लेकिन अपनी फैमिली के साथ वो त्योहार मनाने के लिए जाता था। कहाँ है वो सिस्टम आज की डेट में? मेरे ही कई क्लाइंट्स ने मुझे बोला है कि हमारे मदर या फादर में से किसी की डेथ हो गई थी और हम जा नहीं पाए क्योंकि हमें छुट्टी नहीं मिल रही थी मैम। दिस इज द लेवल ऑफ आइसोलेशन वी आर इनटू राइट नाउ। जो आप बातें कह रही हैं, सोचने बैठे हैं तो एक्चुअल में ये बहुत सीरियस है कि हम खुद अपनी लाइफ को किस दिशा में जा रहे हैं। Right. बहुत आसान है ये कह देना कि उसने उसका खून कर दिया, लाइक Right. केतन केस में भी कि सिया ने केतन को मार दिया, सोनम ने राजा को मार दिया, बट जो रीजंस उसके पीछे थे और जो डीप थॉट्स हैं, जो मेंटल इलनेस है, जो डीप इनसिक्योरिटी है, इसके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। कोई बात ही नहीं करता। और कुछ दिनों में, आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ें भी बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगी। मारी तो दिया है बिकॉज आज के डेट में आप देखिए किसी की जान की वैल्यू 0 हो चुकी है, कोई वैल्यू नहीं है। ये सब मेंटल इलनेस ही सिर्फ इनको कहेंगे? नहीं, या फिर इसके पीछे सोसाइटी इज द रीजन, इसके पीछे फैमिली आइसोलेशन इज द रीजन, इसके पीछे फैमिली प्रेशर इज द रीजन, मेंटल इलनेस तो है ही। और कई बार ऐसी चीज़ें हम आपके बर्थ चार्ट में भी देखते हैं कि आपकी प्रवृत्ति कैसी है। क्रिमिनल माइंडसेट, होता है। मार्स और राहु का जब कंजंक्शन होता है ना, तो आप अपने अग्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो वो ऐसा होता है ना कि कोई एक छोटी सी बात हो गई और हीट ऑफ द मोमेंट में आकर आपने कोई एक बड़ा स्टेप ले लिया, आप पूरी जिंदगी रिग्रेट करोगे, लेकिन वो समय वो आपसे गलती हो गई। बट लाइक अब आपने रिग्रेशन की भी जब बात की है, केतन केस में हेयरिंग के लिए हमने वो विजुअल्स देखे, बिकॉज जैसा कि आपने कहा आज सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स, टीवी, यही सब हमारी दुनिया बन गया। हमने वो विजुअल्स देखे जहाँ सिया के चेहरे पर ज़रा सा भी पछतावा नहीं, वो मिडिल फिंगर भी दिखा रही थी मीडिया को जब मीडिया उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। तो यानी कि आपको पछतावा नहीं है, आप रिग्रेट नहीं फील कर रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई दुख नहीं है, आपने एक जान ले ली और आपकी खुद की ज़िंदगी का फ्यूचर क्या है आपको नहीं पता। तो ये कैसा मेंटल लेवल या ये कैसा नेचर है ह्यूमन बीइंग का? दो चीज़ें हैं यहाँ पर। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू मोनिका। पहली चीज़ तो जितने एग्जाम्पल हमारे सिस्टम ने यहाँ पर छोड़ दिए, यहाँ पर आपने एक मर्डर प्लान किया, फिर उसको बहुत ही खूबसूरती से एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, एक परिवार से उसका बच्चा, जिसकी अभी अभी शादी हुई, जीता जागता बच्चा छिन गया, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपने उस जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल ही बोलूँगी मैम, सॉरी आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स, उसको छोड़ दिया। अगर हम वहीं उसको पनिशमेंट दे देते तो क्या कोई दूसरी सोनम रघुवंशी पैदा होती, खड़ी हो पाती? नहीं हो पाती। क्योंकि यहाँ पर जब हम सिया के केस की बात करते हैं तो इनका तो ये, जितने भी मैंने बहुत क्लोजली ये न्यूज़ ऑब्जर्व करी है, बहुत सारी चीज़ें मैं इसके बारे में देख रही हूँ, थोड़ी रिसर्च भी कर रही हूँ, तो जितनी चीज़ें मैंने जानी है कि उनकी केतन से इंगेजमेंट के पहले 4 महीने पहले चेतन के साथ में शादी हो चुकी थी, राइट? सो इट वॉज प्लान्ड, और प्लान था तो मतलब ये भी पता था कि अगर पकड़े भी गए ना तो थोड़े टाइम की सज़ा होगी, फिर तो हम छूट जाएंगे, क्योंकि हमने यही एग्जाम्पल सेट किया। इसके बाद इनफैक्ट आप राजा रघुवंशी की मदर का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने ये बोला भी था कि अगर आप सोनम रघुवंशी को उसी समय सज़ा दे देते तो ये दोबारा नहीं होता केस। इतने सारे जो ब्रूटल क्राइम्स होते हैं यहाँ पर,
छोटी छोटी बच्चियों का। और लोग यहाँ पर बोलते हैं सिर्फ फिजिकली रेप होता है, आंखों से रेप हो जाता है, बातों से रेप हो जाता है, शब्दों से रेप कर देते हैं आदमी, लेकिन कोई सज़ा नहीं होती, उन्हें छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर सिस्टम आज ऐसा है कि कसाब को कसाब प्रूफ करने के लिए भी हमको प्रूफ्स इकट्ठे करने पड़े थे, जबकि हमने उसको क्राइम साइट से ही उसको पकड़ कर लाए थे, फिर भी हम प्रूफ्स दे रहे थे कि ये है टेररिस्ट और इसको सजाए मौत Yes. होनी चाहिए। सो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि एज अ सिस्टम भी हम कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं? यस, अगर आप डीपली सोचें तो सिर्फ ये पर्सपेक्टिव नहीं है या फिर ये थॉट पॉइंट नहीं है कि उसने उसका खून कर दिया या रिलेशनशिप्स हिंसक रूप ले रहे हैं। एंड जिस तरह से आप समझा रहे हैं, वाकई में अगर जितने भी लोग इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो ये सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि हमारा सिस्टम स्लो है, जिसकी वजह से हर दूसरे तीसरे दिन एक मुस्कान, एक सोनम पैदा होती है। बिल्कुल। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या पेरेंट्स अवेलेबल नहीं हैं अपने बच्चों के लिए, या वो फ्रीडम नहीं है कि बच्चे किसी भी उम्र में अपने पेरेंट्स को अपनी बात कह पाए, नहीं कह पाते, ये भी एक फेलियर है। बिल्कुल। मैं किसी भी पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। मैं माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि खून पसीना दिन रात एक हो जाता है, नहीं पता चलता कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, बस दिमाग में रहता है कि बच्चा हमारा खुश होना चाहिए। बट सिर्फ बच्चा हमारा, उसको हर चीज़ हम अवेलेबल कर पाएँ, उसको हर तरह की खुशी दे पाएँ, क्या ये करने के लिए एक सवाल मैं सबके सामने रखती हूँ जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्या हम एज अ पेरेंट बच्चों के लिए अवेलेबल हैं? नहीं है। ये सवाल बहुत बड़ा है और क्योंकि जवाब हम नहीं है। नहीं है, ये सच है। हम आज इसको किसी भी तरीके से एक्सक्यूज़ दे सकते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम मेट्रो सिटी में रहते हैं, आधा टाइम हमारा ट्रैवलिंग में चला जाता है, बच्चा ट्यूशन चला जाता, स्कूल हम एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस वी हैव which we are doing for the sake of our children. I Yes. agree. But still, one question is same. क्या हम अपने बच्चों के लिए अवेलेबल हैं वैसे जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहते थे? राइट। अब डे केयर के विजुअल्स देखिए, आजकल डे केयर के कितने हॉरिफाइंग केसेस आते हैं। रिसेंटली जो बेंगलुरु का केस था कि बच्चों को, रोते बच्चों को चुप कराने के लिए उस डे केयर में टॉयलेट में बिठा दिया जाता है, वॉशिंग मशीन में बिठा के देन टॉयलेट स्प्रे से, जेट स्प्रे से उन पर स्प्रिंकल किया जा रहा है वाटर। राइट राइट। वो जख्म जो बच्चों को 2 साल 3 साल 4 साल की उम्र में मिल रहे हैं, क्या वो उन जख्मों से उभर पाएंगे? कभी नहीं उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे। और इतना छोटा बच्चा क्या बताए। और यहाँ पर किसी पेरेंट की मैं यहाँ गलती भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जैसे दौर पे हम आ गए हैं ना, हम एज अ फैमिली भी इतनी आइसोलेट हो गए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे महंगाई देखें, कुछ भी देखें, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दोनों का, हस्बैंड और वाइफ दोनों का जॉब करना ज़रूरी है। Yes. और जब दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा है, तो उसकी कोई ना कोई व्यवस्था तो एज अ पेरेंट हम करेंगे। और उसके पीछे हम सब कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें मिल क्या रहा है? और ह्यूमैनिटी का क्या? अगर ये भी रीज़न बिल्कुल ठीक है कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलिए आप अपने बच्चे को डे केयर में भी भेज रहे हैं, वो एक मजबूरी में लिया गया स्टेप है, बट वेयर इज ह्यूमैनिटी? वो कहाँ मर जाती है? ह्यूमैनिटी एग्जिस्टिंग इन दिस रियल वर्ल्ड। Why? यही तो प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कलयुग में हम इतनी बात नहीं जान पा रहे हैं कि इंसान में सबसे पहले इंसानियत ज़रूरी है। अगर हर कोई सिर्फ एक छोटी सी बात समझ जाए ना, कि सब कुछ बनने से पहले ना हम एक बेहतर इंसान बन पाते हैं, ऐसे इंसान कि हम खुद को जब शीशे में देखें तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो, ना कि हमारी आंखें शर्म से झुके। अगर हम ऐसे इंसान बन जाते हैं ना, तो ये जितना ज़्यादा क्राइम रेशो बढ़ रहा है, अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हर एक को, किसी और के नहीं, कि तुम ठीक हो जाओ। मान लीजिए मैं अपने हस्बैंड से कंप्लेन करूं कि देखो मैं तो ऐसी हूँ, तुम बदल जाओ। मान लीजिए मैं अपने इन-लॉज से कंप्लेन करूं कि आप लोग थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाओ। बंद कर दें अगर हम ये देखना कि थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा तुम बदलो, हम इस पर आ जाए कि थोड़ा मैं बदलती हूँ। Yes. थोड़े चेंजेस मैं अपने अंदर लाती हूँ कि जब अपने आप से आंखें मिलाऊं तो मुझे गर्व हो कि मैंने कुछ तो अच्छा किया। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं ना मोनिका, मैं हर बार यही मैसेज देने की कोशिश कर रही होती हूँ कि चेंजेस अंदर लेकर आओ। बाहर की चीज़ें, चाहे वो सोसाइटी में हो, दुनिया में हो, आपके खुद की लाइफ में हो, चेंज हो जाएंगी, बट लेकर तो आओ, उसके लिए राजी तो हो।
क्या यही एक रीज़न है कि आजकल जेनज़ी भी रिश्तों से दूर भाग रहा है, क्योंकि रिश्तों की रियलिटी आज के वर्ल्ड में इन मोस्ट ऑफ द केसेस बदल चुकी है? रिश्ते बचे ही नहीं हैं, कोई किसी के साथ रहकर खुश ही नहीं है, क्योंकि हम रिश्ता जी ही नहीं रहे हैं। वी आर लाइक अ रोबोट कि हमको सुबह से उठ के शाम तक का ये टास्क है, पूरा करना है, टास्क खत्म हो गया, अब जाकर रेस्ट हो, बैटरी मोड में आ जाना है कि चलो अब थोड़ा सा चार्ज होंगे अगले दिन दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। वी आर नॉट लिविंग, वी आर रनिंग। और अगर ये सीखकर जेनजी ये सीख रहे हैं, ये देखकर जेनजी ये सीख रहे हैं कि रिश्तों से दूर रहना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में जेनजीज जो हैं वो और ज़्यादा जिम्मेदार हो रहे, रिस्पॉन्सिबल हो रहे खुद के लिए, कि अगर हम खुद अपने आप को नहीं संभाल सकते, किसी और को कैसे संभालेंगे अपनी लाइफ में। एंड दे आर लाइक, उनको पता है उन्हें क्या करना है लाइफ में, दे आर अवेयर। स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से क्या रीजंस होते हैं? हमने बात की सोसाइटी रीजंस, डीप इनसिक्योरिटी, डीप वुंड्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, या कोई भी पार्टनर की अनअवेलेबिलिटी, या रिलेशनशिप्स में क्यों आखिर खटपट हो जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति इतना बड़ा क्राइम करने पर मजबूर हो जाता है और बाद में शायद उसे पछतावा भी नहीं होता। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो क्या रीजंस होते हैं इस तरह के क्राइम्स के पीछे, या रिलेशनशिप्स इस तरह से एक्सट्रीम टॉक्सिक होने के पीछे? हम हमेशा से ये बात करते हैं कर्म का सिद्धांत क्या होता है। कर्म का सिद्धांत जब मैं इसको मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, रीड किए हैं, पीएलआर्स में देखे हैं, किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ है और वो वुंड लेकर आया है, या somebody got murdered in his or her last birth और any of his previous birth, और वो वुंड अभी तक वो लेकर आया है। कई बार वो घाव लेकर आ जाते हैं। ऐसे केसेस में मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ। बहरहाल मैं फिर बोलूँगी कि मैं इससे किसी भी क्राइम को जस्टिफाई नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन कर्म का यही सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो दोगे वो पाओगे। अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे सुधरने की ज़रूरत है कि आप अपने कर्म को इतना अच्छा कर लो कि लौट के आपके पास अच्छाई ही आए। कई बार ऐसे केसेस में मैंने ये देखा है कि जो पास्ट लाइफ में विक्टिम्स रहे हैं, जिनके साथ ऐसा कुछ ब्रूटल क्राइम हुआ है, वो उन्होंने जाकर इस तरह की चीज़ें उनके ही किसी लाइफ में की है। या तो वहाँ से वो अवेयर होकर वापस लौट आए हैं कि ठीक है, हो गया, आई एम फॉरगिविंग द पर्सन जिसने मेरे साथ ये किया। जिसने किया वो भी इस अवेयरनेस में आ गया कि मुझसे गलती हुई है और मैं ये रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी, और मैं माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। दैट इज़ अ म्यूचुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू सोल्स। लेकिन इन केसेस में भी अगर मैं डीप एनालिसिस करने जाऊँ या कोई और करे, तो यहाँ पर मैं फिर बोलूँगी कि इससे हम क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी आपने जो किया है वो आप भोगोगे। ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ ऐसा कुछ क्राइम हुआ है वही सेम पर्सन पास्ट लाइफ में मिला होगा और उसने किया होगा, बट आपने किया है तो कोई पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से उठकर यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा जो आपके साथ में वो लेसन आपको दे जाएगा जो आप अपनी पास्ट लाइफ में क्राइम करके आए हो। पर इसको मैं चलिए इस एग्जांपल से लेती हूँ, मुस्कान वाला केस, जहाँ पे मुस्कान और उसके हस्बैंड की मैरिज हुई। उसका हस्बैंड बाहर कहीं काम करता था और यहाँ पर उसका एक अफेयर हुआ, और बाद में जब उसका हस्बैंड वापस आया तो मुस्कान ने कुछ सालों के बाद, उसकी एक बेटी भी थी 4 साल की, अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, और ब्रूटल मर्डर किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह का कोई फीमेल ऐसा क्राइम कर सकती है, बिकॉज औरत को हमेशा इमोशनल, दया, भावना, इन सब तरीक़ों से देखा जाता है। अब इसमें कहाँ कर्म आ जाता है, कहाँ पर पास्ट लाइफ आ जाती है, कहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं? ये देखिए, मैंने इन केसेस के ऊपर तो ना मैंने किसी का रीडिंग की है, ना मैंने इनके घर परिवार में से किसी की रीडिंग की है, तो उचित नहीं होगा मेरा किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया देना। लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा है इस जर्नी में, पास्ट लाइफ की जर्नी में, पीएलआर्स की जर्नी में, आकाशिक की जर्नी में, मैं एक चीज़ मानती हूँ यहाँ पर मोनिका, कि जो आपके साथ अभी हो रहा है इसका रीज़न आप ही हो। अगर यहाँ नहीं हो तो पहले किसी बर्थ में रहे हो। ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने क्लाइंट्स जिनकी भी मैंने रीडिंग की है उनकी लाइफ में देखा है।
अगर वो जब इस अवेयरनेस में आ जाते हैं, जब हम मान हम्म। लेते हैं कि हाँ हमसे ये गलती हुई है और अब हम इसे सुधारने की तरफ आगे चलते हैं, कुछ परिवर्तन हम अपने भीतर करने को तैयार हैं, तो वहां से वो कर्म कटना भी शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्म करते हैं हम फिर एनर्जी को। हालांकि जब कर्मों की बात हुई है तो ये बहस बहुत लंबी है, और इस बहस पर अगर आ जाए तो न जाने कितना वक्त निकल जाएगा। बट बात वही डेफिनेटली है कि हम किसी हाँ। क्राइम को इस वक्त तो कर्म से जस्टिफाई नहीं कर नहीं सकते, कर सकते हम हैं। अभी प्रेजेंट में हैं एंड द क्राइम इज क्राइम, यस, चाहे वो किसी भी तरीके चाहे का वो हो। किसी भी एंड तरीके का हो। इसके पीछे के जो रीजंस हमने डिस्कस किए थे वो डेफिनेटली सोसाइटी को सोचने समझने की ज़रूरत है, और पहले खुद में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते सुधर सकें और ऐसे ब्रूटल क्राइम्स सामने ना आए। बिल्कुल, मैं तो ये बोलूँगी कि हर परिवार में एक नियम बन जाना चाहिए कि दिन भर हम कितने भी बिजी हों, कितने भी थके हुए हों, लेकिन शाम को जब घर आ रहे हैं तो माता पिता बच्चे, क्योंकि अब इतनी ही फैमिली रह गई है, साथ में बैठकर सिर्फ ये डिस्कस करें, फ़ोन को साइड में रख कर, टीवी को साइड में रख कर सिर्फ इस पर बात कर ले कि आज तुम्हारा दिन कैसे बीता। राइट, इतना ही काफ़ी होगा। बिल्कुल इतना काफ़ी होगा। लेकिन डेफिनेटली आपने मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक को छेड़ दिया यहाँ पर, कर्मा। तो किसी ना किसी पॉडकास्ट में हम कर्मा एंड डेस्टिनी इन सब पर ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच।